सोचिए, एक ऐसी रात जहां हिमालय के ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं और उसी पानी का एक हिस्सा नीचे के गांव में बाढ़ बन के तबाही मचा देता है। एक सुबह आप आंख खोलते हो और न्यूज में दिखता है कि शिमला में बर्फ गिरना बंद हो गई है या मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया को समुंदर निकल गया है, क्योंकि मौसम भी अब इंसान के जैसा हो गया है, अनप्रिडिक्टेबल। हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होना एक आम बात बन गई है। एक तरफ दिल्ली में दिसंबर में भी 500 प्लस AQI होता है, जहां हवा सांस लेने लायक नहीं रहती। असम, बिहार और साउथ इंडिया के कुछ हिस्से हर साल बाढ़ में डूब जाते हैं। सोचिए, राजस्थान में रहने वाली एक छोटी सी लड़की जो स्कूल जाने का सपना देखती है, लेकिन हर दिन खाली मटका लेकर दूर तक पानी लेने जाती है। उसका बचपन, उसके सपने प्यास के बोझ तले दब जाता है। मध्य भारत का एक किसान अपने सूखे फटे हुए खेतों को देखता है, हाथों की लकीरें मिट्टी में घुल जाती हैं और वो सोचता है, जब जमीन ही सांस लेना भूल गई है तो हम कैसे जिएंगे। और ये सब एक देश या रीजन की बात नहीं है, ये कहानी पूरे विश्व और भारत के कोने कोने में लिखी जा रही है। ये कहानी है उनकी जो अभी तक समझ भी नहीं पाए हैं कि क्या हो रहा है। जब हिमालय पिघलने लगे, जब हवा सांस लेने लायक न रहे, जंगल आग उगल रहे हो, सूखा और गर्मी अपने चरम पर हो, तब समझ लीजिए ये सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा। क्लाइमेट चेंज अब कल का खतरा नहीं है, ये आज का सच है। अगर आज नहीं समझे तो कल सिर्फ रिग्रेट रहेगा। आपने हमेशा सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, पर असली सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज आखिरकार होता क्या है। जब आप AC चलाते हो, कार ड्राइव करते हो या फैक्ट्री से धुआं निकलता है, तब हवा में CO2, मीथेन्स, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस जाके मिल जाती है। ये गैसेस धरती को एक चादर जैसे ढक लेती हैं और सूरज से आने वाली गर्मी को अंदर बंद कर लेती हैं। रिजल्ट, धरती गर्म होने लगती है। इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन बात सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने की नहीं है। गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बारिश का पैटर्न बिगड़ता है, समुद्र का लेवल बढ़ता है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जिसे हम फ्लड, हीट वेव्स और साइक्लोन कहते हैं, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा फ्रिक्वेंट हो जाता है। ये सब मिलकर बनाते हैं क्लाइमेट चेंज और भारत इन सब का एपिसेंटर बन गया। 2024 में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 366 दिनों में से 322 दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए थे। मतलब 88% दिनों तक देश के किसी न किसी हिस्से में तबाही आई थी, जिसके चलते लगभग 3400 लोगों की जान गई, लगभग 4 मिलियन हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई। सबसे ज्यादा मार सेंट्रल इंडिया को लगी, जहां मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक्सट्रीम दिनों ने जिंदगी और जमीन दोनों को चुनौती दी। और ये जितने भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, फिर वो चाहे पूरे वर्ल्ड में हो या फिर भारत में हो, इसका प्रमुख कारण है टेम्परेचर का बढ़ जाना। सारे इवेंट्स डिपेंड करते हैं कि टेम्परेचर क्या है। पिछले 2000 साल तक टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन 1950 के बाद से ग्लोबल टेम्परेचर डेंजरसली बढ़ने लगा है। आज दुनिया का टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल ईरा, मतलब औद्योगिक क्रांति के बाद से लगभग 1.5 डिग्री ज्यादा हो चुका है। कुछ जगह तो 2 डिग्री से भी ज्यादा हो गया है, जैसे आर्कटिक और US की कुछ कंट्रीज। और क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े अपराधी का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। का इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि जितना CO2 हम एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, उसी हिसाब से टेम्परेचर बढ़ता है। इसलिए जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 196 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तब कहा गया था कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक रोकना होगा। और ये रिपोर्ट कहती है, अगर हम पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को मीट करना चाहते हैं तो हर डिकेड में 1 से 2 टन गीगाटन CO2 कट करना जरूरी है और 2050 तक नेट जीरो अचीव करना होगा। लेकिन अगर सिचुएशन देखी जाए तो लगता तो नहीं है कि हम इस रास्ते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम एमिशंस को वेरी लो करते हैं तो 1.5 डिग्री तक ही रहेगा टेम्परेचर 2050 तक। लो एमिशन रखते हैं तो टेम्परेचर 1.8 डिग्री तक पहुंचेगा। मीडियम टू हाई एमिशन वार्मिंग 2.7 डिग्री से 4.4 डिग्री तक पहुंचेगी और ये अपने आप में डिजास्टर है। और ये एवरेज टेम्परेचर है। जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे तो दिन में टेम्परेचर और ज्यादा राइज होगा। तो मतलब 5-6 डिग्री भी अगर होता है तो आप समझ लीजिए स्थिति क्या होगी। 55 डिग्री से लेके 58 डिग्री तक का टेम्परेचर आएगा। अब आप कल्पना कीजिए जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन क्या होगा। शायद इसी को हम 6th मास एक्सटिंक्शन कह रहे हैं। और जो पिछले 10 साल थे वो अभी तक के सबसे गर्म साल थे। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में थी, अब वो लगभग 1.5 गुना ज्यादा हो गया है। जो पहले 270 ppm हुआ करता था, वो लगभग 430 ppm पर पहुंच गया है। और CO2 के बढ़ने का कारण नेचुरल कम मैन मेड ज्यादा है, जिसके बढ़ने से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह साइक्लोन्स, फ्लड और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें तो अंटार्कटिका हर साल लगभग 136 बिलियन टन और ग्रीनलैंड लगभग 267 बिलियन टन बर्फ हो रहा है, जो सी लेवल राइज का सबसे बड़ा कारण है। ये बात मैं आपको इसलिए और बता रहा हूँ कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के
के आइस सीट में धरती का 2/3 हिस्सा फ्रेश वाटर के फॉर्म में स्टोर है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये बर्फ अब पिघल रही है। 1993 के बाद से सी लेवल के बढ़ने में 1/3 योगदान इसी मेल्ट वाटर का है। और अगर हम हिमालय की बात करें, जिसको अक्सर थर्ड पोल कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स और स्नो कवर रीजन में से एक। हिंदू कुश हिमालयन रेंज के ग्लेशियर आज तक के सबसे तेज रफ्तार से पिघल रहे ग्लेशियर्स हैं। ग्रीन हाउस एमिशंस शार्पली रिड्यूस नहीं किया गया तो इस सेंचुरी के एंड तक ये अपना 80% बर्फ हो चुके होंगे। ये सिर्फ बर्फ का पिघलना नहीं है, ये पूरी एक क्राइसिस है। और हिमालय से लगभग गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी लगभग 12 बड़ी नदियां निकलती हैं जो एशिया के लगभग 16 देशों से गुजरती हैं। ये नदियां पहाड़ों में लगभग 24 करोड़ और प्लेन में लगभग 165 करोड़ लोगों को फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती हैं। इसरो के द्वारा लिए गए सैटेलाइट इनसाइट से पता चला है कि ग्लेशियर्स के पिघलने से नए लेक्स बन रहे हैं और पुराने लेक्स और भी बड़े हो रहे हैं क्योंकि उनमें पानी बहुत ज्यादा होता जा रहा है। उनके फटने का खतरा है। अगर ऐसा होता है तो फ्लड नीचे के एरिया को तबाह कर देंगे। और जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनका ग्लोबल वार्मिंग में कोई ज्यादा रोल नहीं है, फिर भी क्लाइमेट चेंज की मार इनको सबसे ज्यादा पड़ेगी। और अगर अब हम सी लेवल की बात करें तो ये हर साल लगभग 3 mm की दर से बढ़ रहा है। इसमें से लगभग 2 mm लैंड बेस्ड आइस सीट और माउंटेन ग्लेशियर्स के पिघलने से हो रहा है और 1 mm पर ईयर थर्मल एक्सपेंशन से, मतलब गर्म होने पर समुद्र का पानी फैलता है। ओशियन जितनी हमें ऑक्सीजन चाहिए उसका 50% जनरेट करता है, 25% एब्जॉर्ब करता है। इन एमिशंस से जो हीट निकलती है उसका 90% कैप्चर करता है। ओशियन सिर्फ प्लानेट के लंग्स नहीं बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सिंक्स जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से बचने के लिए एक इम्पोर्टेंट बफर का काम करता है। लेकिन अब ओशियन भी मजबूर होता जा रहा है क्योंकि एमिशंस ऐसे बढ़ रहा है कि ओशियन भी नहीं समझ पा रहे कि चल क्या रहा है। जो समुद्र का स्तर है वो 1993 से आज तक 102 mm लगभग 10 सेंटीमीटर बढ़ गया है। हाई टाइड फ्लडिंग अब 300% से लेके 900% ज्यादा फ्रिक्वेंट हो चुकी है पिछले 50 सालों में। लेकिन अगर एमिशन हाई रहा और आइस सीट्स कोलैप्स हो गई तो सी लेवल 2100 तक 2.2 मीटर या 7.2 फीट तक बढ़ जाएगा और 2150 तक 3.9 मीटर या 13 फीट तक बढ़ जाएगा। वहीं हम अगर भारत की बात करें तो भारत का 7500 किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन कल्चर, वाइब्रेंसी, इकोनॉमिक एक्टिविटी और बायोडायवर्सिटी का एक सेंटर है। और जो समुद्र से लगे शहर हैं उन पे भी परसिस्टेंट थ्रेट मंडरा रहा है क्लाइमेट चेंज का। उदाहरण के लिए उड़ीसा के सताभाई गांव में इरोजन और फ्लडिंग के चलते लगभग 570 परिवारों को रिलोकेट करना पड़ा। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक नए एनालिसिस के मुताबिक 2040 तक मुंबई के 10% से ज्यादा, पणजी और चेन्नई के 5 से 10% और कोची, मंगलुरु, विशाखापट्टनम, उडुपी और पुरी के 1 से 5% तक कोस्टल लैंड समुद्र में डूब सकता है। और इंडिया के कोस्टल हैबिटेट जैसे मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, एस्चुरीज और वेटलैंड सिर्फ बायोडायवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि ये नेचुरल प्रोटेक्शन भी देते हैं स्टॉर्म और इरोजन के खिलाफ। सुंदरबन जैसे मैंग्रोव्स कोस्टल एरिया को साइक्लोन से बचाते हैं, लेकिन सी लेवल राइज इन सब के इकोसिस्टम को कोलैप्स कर रहा है। एक्सपर्ट बताते हैं सुंदरबन का 80% हिस्सा 2100 तक खत्म हो जाएगा, जिससे लोकल कम्युनिटीज साइक्लोन और फ्लड की चपेट में आ जाएंगे। उड़ीसा के कोस्टल एरिया पर ओलिव रिडले टर्टल की नेस्टिंग ग्राउंड भी रिस्क पे है। कोरल रीफ्स जो फिश के लिए नर्सरी जैसा काम करते हैं वो भी वार्मिंग और सी लेवल राइज के कारण डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या क्या कर सकता है। अब बात ये आती है कि आखिर ये क्लाइमेट चेंज हो ही क्यों रहा है, टेम्परेचर क्यों राइज जा रहा है, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, आइए देखते हैं। जब हम ग्लोबल एमिशंस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स जो कि कोयला, ऑयल और गैस दुनिया के 75% ग्रीन हाउस एमिशंस के लिए जिम्मेदार हैं। ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज भी मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। कोयले को सबसे ज्यादा डर्टी फ्यूल माना जाता है क्योंकि ये ज्यादा एमिशन करता है। क्या आप जानते हैं दुनिया में जो ग्लोबल एमिशन हो रहा है के लिए दुनिया की 100 बड़ी कंपनीज ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो 70% ग्लोबल एमिशंस के लिए जिम्मेदार है। और क्लाइमेट चेंज की सबसे ज्यादा मार गरीब लोगों पर पड़ती है। समझ पा रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और क्लाइमेट चेंज की मार सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ रही है। जबकि गरीबों का एमिशंस करने में बहुत ही कम योगदान होता है, वो बहुत ही कम एमिट करते हैं। पेट्रोल और डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से सबसे ज्यादा CO2 का एमिशंस होता है, स्पेशली जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। 2022 के डेटा के अनुसार यूएसए में जो 35% एमिशंस हुए हैं वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुआ है। और वहीं हम अगर भारत की बात करें तो भारत पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आता है ग्रीन हाउस एमिट करने में, चाइना और यूएसए के बाद, जो लगभग 4 गीगाटन ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करता है।
और वहीं अगर हम पर कैपिटा एमिशंस की बात करें तो इंडिया में एक व्यक्ति लगभग हर साल 2.9 लगभग 3 टन CO2 एमिशंस करता है। वहीं यूएसए का पर कैपिटा एमिशन लगभग 16 टन है और यूके का लगभग 60 टन, जो कि हमारे एमिशन से बहुत ज्यादा है और कहने को ये डेवलप्ड कंट्री है। दुनिया के सबसे अमीर लोग बिलियनियर अनसस्टेनेबल तरीके से कार्बन एमिट कर रहे हैं। एक नए एनालिसिस के मुताबिक दुनिया के 125 रिचेस्ट बिलियनियर एवरेज हर साल 30 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। ये एक आम इंसान के मुकाबले में लगभग 10 लाख गुना ज्यादा है, जो बॉटम 90% लोगों में आता है। और जो नीचे से 50% गरीब लोग हैं, वो केवल टोटल एमिशंस के बस 10% के लिए जिम्मेदार है। और वहीं हम अगर डिफोरेस्टेशन की बात करें, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जब फॉरेस्ट्री और लैंड यूज के लिए कन्वर्ट किया जाता है, चाहे ह्यूमन की वजह से हो या नेचुरली, उसे डिफोरेस्टेशन कहते हैं। दुनिया में टोटल फॉरेस्ट एरिया 400 करोड़ हेक्टेयर यानी 1000 करोड़ एकड़ है, जो कि टोटल लैंड एरिया का 31% हिस्सा है। 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, मशीन्स आई, लोगों को और ज्यादा जमीन और लकड़ी चाहिए थी, अर्बनाइजेशन और रिसोर्स माइनिंग शुरू हुआ। 1900 की शुरुआत में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैसे अमेजोन उनका कटना शुरू हो गया। पॉपुलेशन बढ़ रही थी, शहर बढ़ रहे थे और जंगल धीरे धीरे कट रहे थे। पिछले कुछ सालों में मुसीबत और तेज हो गई। फॉरेस्ट का मैसिव कटिंग स्टार्ट हुआ, बहुत बड़ी तादाद में जंगल को काटा जाने लगा। 1990 से लगभग हर साल 60 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट लूज हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो ये लॉस मैक्सिको के साइज के बराबर की जमीन का है। इंडिया में पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा डिफोरेस्टेशन इंक्रीज दिखा है, स्पेशली 2015 से 2020 के बीच। इस पीरियड में इंडिया ने एवरेज 6,68,400 हेक्टेयर फॉरेस्ट लूज किए, ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर। कभी सोचा था जंगलों में आग लगना एक आम बात बन जाएगी, लेकिन आज वही सच्चाई बन चुकी है। सोचो, हर साल एक बड़े शहर जितना जंगल गायब हो रहा है। और ये केवल भारत की बात नहीं, डिफोरेस्टेशन हर जगह बहुत तेजी से हो रहा है। पिछले 20 साल में जंगल की आग से जितने पेड़ पौधों का नुकसान होता था, आज वो डबल हो गया। 2001 से 2023 तक हर साल जंगल की आग लगभग 5.4% की स्पीड से बढ़ी है, लगभग पूरे एशिया जितनी जमीन। शुरू में फायर का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल ट्री कवर लॉस में सिर्फ 20% था, लेकिन अब ये बढ़कर 33% तक पहुंच गया है। 2020, 2021 और 2023, इवन 2024 भी, ये 4 साल सबसे भयानक रहे। 2023 में तो जंगल की आग ने करीब 12 मिलियन हेक्टेयर जमीन को भस्म कर दिया, जो निकारागुआ जितने बड़े देश के बराबर है। जितना फॉरेस्ट पिछले 8000 सालों में खत्म हुआ, उतना हमने पिछले 100 सालों में खत्म कर दिया। हर साल लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं। इसका मतलब है 1500 करोड़ पेड़। अब शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर फॉरेस्ट में आग लगी क्यों जाती है? ऐसा क्या होता है कि आग लग जाती है फॉरेस्ट में और हमारे पेड़ पौधे जल जाते हैं? ग्लोबल टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि जमीन और जंगल सूख गए हैं और आग लगने के परफेक्ट कंडीशन बन रहे हैं। जब जंगल जलते हैं तो वो कार्बन रिलीज करते हैं और क्लाइमेट चेंज और ज्यादा बिगड़ता है। यही बनाता है एक डेंजरस फायर क्लाइमेट फीडबैक लूप, जिसमें आग और क्लाइमेट चेंज एक दूसरे को और ज्यादा भड़काते हैं। फिर वो फायर कैलिफोर्निया की हो, ऑस्ट्रेलिया की, या इंडिया में हाल ही में हुई अरुणाचल प्रदेश की, या फिर और कहीं की भी आग। फॉरेस्ट दुनिया के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और डाइवर्स प्लेसेस हैं, हजारों स्पीसीज को घर देते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की वजह से फॉरेस्ट तेजी से कट रहे हैं, जो प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन सबके फ्यूचर के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है मांसाहार, मतलब मीट कंजप्शन। अब शायद आपके मन में एक सवाल आएगा कि एग्रीकल्चर कैसे डिफोरेस्टेशन का कारण हो सकती है, और मीट का प्रोडक्शन और कंजम्पशन कैसे क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या आपको पता है आपकी प्लेट का मीट सिर्फ एक जानवर को नहीं, जंगल, पानी, हवा सब कुछ लेकर चला जाता है। मीट प्रोडक्शन दुनिया की लगभग 15 से 20% तक ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए जिम्मेदार है। फिर चाहे वो बीफ हो, चिकन, सुअर का मांस हो या मटन, जो बहुत बड़े अमाउंट में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों का एमिशंस करता है, जो कि अपने आप में ही बहुत खतरनाक गैसेस होती हैं। यहाँ अगर मैं 1 किलोग्राम मीथेन वातावरण में छोड़ता हूँ तो वो 84 किलोग्राम CO2 के बराबर होती है। और नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, अगर सेम 1 किलोग्राम नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ी जाए तो वो 298 किलोग्राम CO2 के बराबर हो। तो जो बड़े जानवर हैं, गाय, भैंस, सुअर, वो बड़े पैमाने पे मीथेन गैस छोड़ते हैं और खेती करते टाइम फर्टिलाइजर्स से नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, जो एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाती है। क्या आपको पता है दुनिया की जितनी जमीन फार्मिंग के लिए यूज होती है, उसका आधे से ज्यादा लाइव स्टॉक के लिए चली जाती है। 88% एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ एनिमल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पालने में लग जाती है, और उस जमीन पर उगने वाला आधा हिस्सा भी इंसान नहीं बल्कि एनिमल्स खाता है। मतलब पहले हम खेती के लिए जंगल काट रहे हैं, फिर वहाँ जो उगा रहे हैं उसका लगभग 70% जानवरों को खिला रहे हैं, फिर जानवरों को खा के प्लानेट को और गर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत जैसे देश में 80 करोड़ लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। फिर शायद आपके मन में एक
एक सवाल आएगा कि फिर हम इतने जानवरों को करेंगे क्या, इनकी पैदावार बढ़ती जाएगी तो ये लोगों से ज्यादा होते चले जाएंगे और पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी जानवर हैं उसका लगभग 70-80% से ज्यादा जानवरों को आर्टिफिशियली ब्रीड कराया जाता है, उनको खाने के लिए नेचुरली पैदा नहीं हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है उनका। 99% जैसा भाई ने कहा, जो जानवर हैं जिनको आप खाते हो वो आर्टिफिशियली पैदा किए जाते हैं। बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जहाँ ये जानवर पैदा किए जाते हैं। मत सोचिएगा कि ये जानवर प्राकृतिक रूप से जंगल में मिल गए या बकरा तो सड़क में चला जा रहा था तो वहां से उठा करके आपने खा लिया है। नहीं 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 नहीं। और बात सिर्फ मीट प्रोडक्शन की नहीं है, इसमें डेयरी प्रोडक्ट भी शामिल है, क्योंकि हम उसको भी उपयोग में लाते हैं। 1 पाउंड एनिमल प्रोटीन बनाने में 12 गुना ज्यादा जमीन, 13 गुना ज्यादा फ्यूल और 15 गुना ज्यादा पानी लगता है कंपेयर्ड टू 1 पाउंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन बनाने। उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम मीट बनाने में लगभग 21,000 लीटर पानी लगता है। और वहीं फिशिंग ने पिछले 50 सालों में ओशियंस को बहुत डैमेज किया है। लार्ज फिश पॉपुलेशन का 90% खत्म हो चुका है। मीट डिमांड के कारण दुनिया के कई पार्ट्स में जमीन को फैक्ट्री फार्म बनाने के लिए बुलडोज किया जा रहा है। जंगल काट के या जमीन को ओवरग्रेज करने से इंडिजीनियस प्लांट और एनिमल एक्सटेंट हो रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है और फर्टाइल लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। भारत में भी गाय और बकरी जैसे ग्रेजिंग एनिमल ड्राई एरियाज के प्लांट खा जाते हैं। प्लांट्स के जब रूट्स नहीं रहते तो बारिश के टाइम मिट्टी वॉश हो जाती है और रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाती है। सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट में ही 10,000 से ज्यादा स्पीसीज एक्सटेंशन के रिस्क में है। सिर्फ इस वजह से फिर वो स्पीसीज हमको कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि हम जंगल काट रहे हैं। दुनिया के 1/3 जंगलों को उड़ा दिया गया है और 75% ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से होता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में दुनिया की 80% बायोडाइवर्सिटी होती है, तो पूरे इकोसिस्टम जिसमें एक बार में लाखों प्रजातियां मर जाती हैं। दुनिया के 70% प्लांट और एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं और डिफॉरेस्टेशन इनको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और जब उनका हैबिटेट खत्म होने लगता है तो वो एक्सटेंशन के रास्ते पे चले जाते हैं, विलुप्त होने के रास्ते पे चले जाते हैं। रिसेंट एस्टिमेट के हिसाब से हम हर दिन 137 स्पीसीज प्लांट, एनिमल और इंसेक्ट को मिला के डिफॉरेस्टेशन की वजह से खो रहे हैं और हर साल लगभग 50,000 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। दुनिया के 3.2 मिलियन स्क्वायर माइल्स रेन फॉरेस्ट में से 2.1 मिलियन स्क्वायर माइल्स अमेज़न में है। ये भी अलार्मिंग स्पीड से खत्म हो रहा है। 1990 के दशक में ब्राजीलियन सरकार ने मीट और लेदर को इंसेंटिवाइज किया था। इसकी वजह से 1991 से 2004 के बीच मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुआ। सिर्फ इस पीरियड में अमेज़न जंगल का 15% एरिया क्लियर कर दिया गया। ये दुनिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा था। 30 साल की डिफॉरेस्टेशन के बाद 10 मैमल्स, 20 बर्ड्स और 8 एम्फीबियन स्पीसीज पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और अभी जो स्पीसीज बची हैं उनका 20% भी धीरे धीरे हैबिटेट लॉस की वजह से खत्म हो सकता है। और ये सिर्फ अमेज़न की बात नहीं है, मेडागास्कर के 90% ईस्टर्न ट्रॉपिकल जंगल एक सेंचुरी में खत्म हो चुके हैं। इंडोनेशिया, इंडिया, फिलीपींस, थाईलैंड, बर्मा, मलेशिया, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश भी अपने टोटल फॉरेस्ट कवर का 30 से 50% फॉरेस्ट कवर खो चुके हैं। और ये सब किस लिए? क्योंकि हमको मांसाहार करना है। हाँ, हो सकता है किसी को ये बात सुन के बुरा लगे, लेकिन सच यही है। और ये सब किस लिए? क्योंकि हमको मांसाहार करना है। मीट कंजप्शन क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े ड्राइवर में से एक। देखिए, जब सॉल्यूशन की बात आती है तो हम कहते हैं हमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करना चाहिए, साइकिल का यूज करना चाहिए और कंजम्पशन कम करने की एडवाइस भी दी जाती है, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण एडवाइस है। हम एडवर्टाइजमेंट के प्रभाव में इतने आ जाते हैं कि कई बार हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो शायद हमारे काम की भी नहीं होती। आप अपने घर में ही देखना, कई आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके लिए जरूरी नहीं थी, लेकिन विज्ञापन और डिस्काउंट को देखते हुए आपने उसको खरीद लिया। तो उसको बनाने में भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कॉस्ट इंक्लूडेड थी। और सबसे चर्चित उपाय है पेड़ लगाना। MIT के एक्सपर्ट्स कहते हैं सिर्फ नए पेड़ लगाना काफी नहीं है, हमें पहले से एग्जिस्टिंग जो फॉरेस्ट हैं उनको बचाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब पेड़ उगते हैं तो वो हवा से CO2 लेकर उसे लकड़ी, पत्ते और जमीन में स्टोर कर लेते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। मतलब वो हवा से कार्बन निकालकर उसे स्टोर कर लेता है। क्या हम इतने पेड़ लगा सकते हैं कि जितना CO2 हम साल भर में छोड़ते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लें? 2021 में USA ने लगभग 5.6 बिलियन टन CO2 छोड़ा। अगर 1 हेक्टेयर जंगल में अप्रोक्स 180 टन CO2 स्टोर होता है तो इसको पूरा एब्जॉर्ब करने के लिए हमें न्यू मैक्सिको के साइज के बराबर फॉरेस्ट लगाना पड़ेगा, तब हम इतना CO2 एब्जॉर्ब कर पाएंगे। लेकिन असल में कैलकुलेशन इतनी सिंपल है नहीं। हर एक पेड़ एक जैसा नहीं होता। कहीं फॉरेस्ट सिर्फ 10 टन कार्बन सोखते हैं और कुछ 1000 टन से ज्यादा तक। नए और यंग पेड़ ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब फॉरेस्ट मैच्योर हो जाते हैं तो उतना CO2 नहीं लेते, क्योंकि पेड़ मरते
जाते भी हैं और नए भी उगते हैं, तो बैलेंस बन जाता है। और नए पेड़ लगाने के लिए जगह भी तो चाहिए। काफी जगह सिटीज फार्मिंग और इंडस्ट्री के पास चली गई है, तो नए पेड़ कहाँ लगाएंगे। और हर साल इतना बड़ा फॉरेस्ट बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और एक और प्रॉब्लम, पेड़ हमेशा नहीं रहते। अगर पेड़ जल गए, कट गए या सड़ गए तो जितना CO2 उन्होंने लिया था तो वो वापस से फिर एयर में चला जाता है। तो पॉइंट ये है, पेड़ लगाना जरूरी है। और सही में आप पेड़ लगाना चाहते हैं तो आपको जो भी डोनेशंस हैं उन NGOs को देनी चाहिए जो सही में पेड़ लगाने की दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जानते हैं कि पेड़ कैसे और कहाँ लगाना चाहिए। खुद लगाने से बेहतर है, क्योंकि हम पेड़ लगाते हैं, कहीं भी लगा देते हैं और फिर उसको देखने वाला कोई नहीं होता। कम से कम जो NGOs हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं उनकी हेल्प कर देनी चाहिए। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है जो फॉरेस्ट पहले से हैं उनको बचाना। नए पेड़ लगाने से पहले हमें डिफॉरेस्टेशन रोकना होगा, क्योंकि जब तक हम नए पेड़ काट रहे हैं, नए पेड़ उस डैमेज को कवर नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एक और चीज है जिसके बारे में बात करना थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन जरूरी भी है। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक क्लीन, सेफ और सुंदर दुनिया में बड़े हों। स्कूल टेक्स्ट बुक्स और गवर्नमेंट गाइडलाइन में ऐसे हाई इम्पैक्ट चॉइस की बात ही नहीं होती। अगर क्लाइमेट चेंज से सच में लड़ना है तो एक स्टडी ने इस सवाल का जवाब दिया है कि एक बच्चा कम पैदा करना। हाँ, ये थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर का कहना है कि ये सबसे पावरफुल एक्शन है जो कोई भी इंसान अपने कार्बन एमिशन कम करने के लिए ले सकता है। इनके हिसाब से अगर आप एक बच्चा कम पैदा करते हैं तो हर साल आप 58 टन CO2 कम एमिट करेंगे। ये नंबर्स दिखा रहे हैं कि कौन से एक्शन का पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। और हर किसी की सिचुएशन अलग होती है और मैं ये नहीं कह रहा सबको ये सब करना चाहिए, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है ताकि हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। हमें एक दूसरे को ब्लेम करने की नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने की जरूरत है। छोटे छोटे चेंजेस से भी बड़ा फर्क पड़ सकता है, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्टेशन की चॉइस हो, खाना हो या फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस। बात सिर्फ एनवायरनमेंट की नहीं है, बात है हम सबके हेल्थ, फ्यूचर और क्वालिटी ऑफ लाइफ की। तो चलिए मिलकर सोचने की कोशिश करते हैं कि हम क्या छोटी छोटी चीजें बदल सकते हैं जो हमारे प्लानेट के लिए बड़ी बन जाए। देखिए, मैं कोई क्लाइमेट एक्टिविस्ट नहीं हूँ, ना ही इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हूँ। मैं बस एक आम इंसान हूँ जो देख रहा है हमारे आसपास कुछ गलत है, गर्मी बढ़ रही है, बारिश का पैटर्न बिगड़ रहा है और हम सब साइलेंटली एडजस्ट करते जा रहे हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना किया है जो देखा, महसूस किया और समझा, वो आपके साथ शेयर किया। सॉल्यूशन क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसका सही रोड मैप तो उन साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स और एक्सपर्ट के पास है जो सालों से क्लाइमेट के ऊपर काम कर रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके बारे में जानना। जब तक इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो एक्शन कैसे लेंगे। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं है, लेकिन साइलेंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमें ये समझने की जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक साइंस का टॉपिक नहीं है। ये जमीन की चीख है, ये पानी का बहकाव है, ये गर्मी का गुस्सा है और ये इंसान की खामोशी का नतीजा है। आवाज उठाइए। तो ये भी देखें कि कौन सा नेता क्लाइमेट के मुद्दों को समझता है, कौन बोलता है क्लीन एनर्जी, पॉल्यूशन कंट्रोल और पानी बचाने की बात, और कौन सिर्फ बोलता है और कौन एक्चुअल में काम भी करता है। क्योंकि अगर हवा साफ नहीं होगी, मिट्टी जिंदा नहीं होगी और पानी नहीं बचा होगा तो GDP, डेवलपमेंट और धंधा सब बेकार।